जी मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आपने देखा कि आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना के बारे में और चाइना की कुछ बदलती हुई स्टेटमेंट्स के बारे में, जो पिछले दिनों सामने आ रही हैं। 10 तारीख को, ये जो गुलिस्ता 10 तारीख है, जो अभी गई भी 10 तारीख है, 10 तारीख को भारत और चीन के बीच में दिल्ली में एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अचानक कुछ चीज़ें सामने आनी शुरू हुई। हम उनकी चर्चा शुरू कर रहे हैं और फिर उनकी बैकग्राउंड को समझते हैं और देखते हैं कि दरअसल ये चीज़ें जा कहाँ रही हैं। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का सबसे पहले तो आज का दिन शुभ हो, इस मंगल कामना के साथ में आगे चलते हैं। कभी जब चाइना का नाम आता था, तो साउथ एशिया में 2 तरह की इमेजेस एक साथ चलती थीं। वो क्या थीं? एक तरफ पाकिस्तान के लिए आयरन ब्रदर, सीपीईसी, अनलिमिटेड लोन्स, हर मुश्किल में खड़े होने वाला एक दोस्त, इस तरह की एक तस्वीर बना करती थी। तो दूसरी तरफ भारत के लिए एक टफ कॉम्पिटिटर चाइना, बॉर्डर पर टेंशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है उस पे बिल्कुल साफ सपोर्ट न देने वाला एक नेबर, जो हमेशा हमारी राह में यूएनएससी की बात जब भी होती थी उसमें अड़ंगा डालता था, हमेशा से, बिना किसी एक्सेप्शन के। और फिर क्या हुआ है, पिछले कुछ महीनों में ये तस्वीर उल्टी पड़ती जा रही है। इनफैक्ट उस समय जब मेरे ऊपर किसी किसी ने मुझ पे यकीन नहीं किया था, बहुत से लोगों ने, पिछले साल अक्टूबर की बात है, जब शी जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात हुई थी रशिया में, अगर आपको याद हो। मैंने आपको तब बताई थी ये बात कि चीज़ें बदलने जा रही हैं। अब देखिए कहाँ पे आज चीज़ें आ रही हैं, धीरे-धीरे बहुत हौले-हौले चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन बदल रही हैं। आइए अब बात करते हैं इसकी। देखिए, पिछले कुछ महीनों में ये तस्वीर अब उल्टी पड़ने लगी है। क्या हो रहा है? बीजिंग और अब जो है दिल्ली में आकर, यानी कि जो 10 तारीख को जो हुआ, 10 तारीख को बीजिंग दिल्ली में आकर क्या कह रहा है? चाइना अंडरस्टैंड्स एंड रेस्पेक्ट्स इंडियाज एस्पिरेशंस फॉर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। और वहीं पर पाकिस्तान को लोन के मामले में साफ सिग्नल दे रहा है कि भाई ये 2031 की जगह पर 2037 की जो डेडलाइन आप मांग रहे हैं, ये हम नहीं करने वाले। इतना लंबा एक्सटेंशन हम तुमको नहीं देंगे। और फिर छोटे-मोटा 1 आधा साल तुमको चाहिए हो, वो अलग बात है, मगर ये लंबे जो एक्सटेंशंस हैं लोन के लिए, इसकी बात ना करें। आइए, सीपीईसी का जो सबसे बड़ा रेल का प्रोजेक्ट है, बल्कि ना था, वो रेल प्रोजेक्ट था ML1। ये सालों तक चाइना फंडेड फ्लैगशिप प्रोग्राम बताया गया पाकिस्तान की तरफ से। और उसके लिए अब क्या हुआ है, अब इनको भागना पड़ा है एशियन डेवलपमेंट बैंक की गोद में, और उनके पास जाके इन्होंने गुहार लगाई है कि भाई ये प्रोजेक्ट हमारा मर जाएगा। जानते हैं प्रोजेक्ट क्या है? ML1 प्रोजेक्ट है रेल ट्रैक का, जो कि कराची से पेशावर जाता है। ये इकोनॉमिकली स्पीकिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के लिए। और ये इनिशियली पाकिस्तान को खुद करना था, लेकिन इन्होंने इसको जानबूझकर घुसेड़ा था इसको सीपीईसी में, ताकि चाइना फंडिंग करे बेसिकली। चाइना ने, और मैं आपको बताऊं, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इसकी एक स्टडी बनती है ना कि भाई प्रोजेक्ट स्टडी क्या है। तो प्रोजेक्ट स्टडी बेसिकली कोई ना कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाता है, जो जो इस तरह की चीज़ों को प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं, और वो बना के ये दिखाते हैं कि इसकी फिजिबिलिटी स्टडी क्या होगी। फिजिबिलिटी स्टडी जब बनाने की बात आई तो उसमें कुछ मिलियन लगते हैं। जब वो मिलियन देने की बात आई तो पाकिस्तान ने चाइना को देना शुरू कर दिया कि भाई इसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो बननी है, उसके तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के पैसे नहीं है, जरा सोचिए। मतलब एक प्रोजेक्ट जो लगभग 7.5 बिलियन का हो, उसके लिए लगने वाली फिजिबिलिटी रिपोर्ट के कुछ 6-7 मिलियन लगने हो, वो नहीं है इनके पास। खैर, तो क्या हुआ, ये भागे चाइना के पास। चाइना ने कर दिया मना। उन्होंने कहा भैया प्रोजेक्ट तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, मुनाफा तुम्हारा, हम पहले ही जो पैसे लगा रहे हैं, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो कम से कम बनवाने की औकात रखो, वो इससे कम में बात नहीं चलेगी। तो भाई खैर जैसे तैसे उन्होंने वो सब किया, और वो प्रोजेक्ट चलने के लिए, पर फाइनली चाइना ने उसको कर दिया मना। उन्होंने कहा भैया हम नहीं इसको फंड करते, हमारे इश्यूज हैं आपके साथ में। वो इश्यूज क्या बताए गए, आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ, अब वो जा चुका है एशियन डेवलपमेंट बैंक के हाथ में। सवाल क्या है? सवाल यहाँ पर बड़ा सीधा है, और वो ये कि क्या चाइना वाकई बदल रहा है, या फिर ये तमाम भाषा और जो टैक्टिक्स का मेक ओवर है, जिसमें असली गेम जो है वही पुराना है, यानी पूरे साउथ एशिया पर मैक्सिमम लीवरेज रखना। तो आज के शो में हम 3 लेयर्स में ये कहानी खोलेंगे। क्या है? पहली ये कि यूएनएससी वाली जो नई सॉफ्ट लैंग्वेज चाइना ने इस्तेमाल की है, इसका मतलब क्या है? दूसरी,
पाकिस्तान के अंदर जो लोन्स हैं, ML1 हुआ, पाकिस्तानी IPPs जो हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो चाइना के लगे हुए हैं, करीब 30 के करीब लोग हैं, वो 30 के करीब कंपनियां हैं। और सर्कुलर डेट का मेस, वो क्या है, और फिर बीजिंग वहां कैसे टफ हो रहा है। तीसरी बात, इन दोनों को जोड़कर चाइना का फिर बिग पिक्चर गेम क्या दिखता है, असली टारगेट कौन है, इंडिया, चाइना, या फिर पूरे का पूरा ये क्षेत्र, पूरा रीजन। तो शुरू शुरू करते हैं हम बात दिल्ली से। इंडिया और चाइना की रीसेंट स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई, स्ट्रेटेजिक डायलॉग मीटिंग, जो कि दिल्ली में हुई। इसमें चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर मा शाओजू आए थे, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी उनके विक्रम मिस्त्री जो हमारे हैं, उनसे मुलाकात हुई उनकी। और फिर इंडियन जो रीड आउट आया है, उसमें एक नई लाइन आई है। ये लाइन कमाल की है। वो क्या कहती है? वो कहती है कि चाइना अंडरस्टैंड्स एंड रेस्पेक्ट्स इंडियाज एस्पिरेशंस फॉर यूएनएससी मेंबरशिप। नाउ, देखने में ये आपको एक बड़ा सिंपल स्टेटमेंट लगेगा, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सालों तक चाइना की लाइन क्या थी? यूएनएससी रिफॉर्म पर बड़ी जेनरिक किस्म की बातें, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, कंसेंसस, पैकेज डील। इंडिया का नाम आते ही भाषा एकदम धुंधली हो जाया करती थी, यानी न साफ सपोर्ट न साफ अपोजिशन, बस बात गोल गोल घुमा दी जाती थी। अब पहली बार ऑफिशियल इंडियन स्टेटमेंट में ये शब्द आए हैं कि बीजिंग इंडिया की यूएनएससी एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड और रेस्पेक्ट करता है। क्या बात है! फर्क कहां है? पहले भारत को ऑलमोस्ट अवॉइड करना, इंडिविजुअल नाम लेने से बचना, और अब भारत का नाम, उसकी यूएनएससी की एम्बिशन को ओपनली एक्नॉलेज करना और उस पर रेस्पेक्ट का वर्ड यूज करना। यह है वो कमाल। आगे देखते हैं। और याद रखिए, चाइना भाषा के इस्तेमाल में बहुत सावधान रहता है, बहुत कंजर्वेटिव रहता है, बहुत सावधान रहता है। उसके शब्द जो है बिना बात नहीं आते हैं। खैर, अब जो भारत का जो जो मैंने आपको ये बताया कि रिस्पेक्ट जैसी चीजों का इस्तेमाल होना, तो यहां एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है। वो क्या है? कि ये अभी भी सपोर्ट नहीं है। ये कोई नो वीटो की गारंटी नहीं दिया है चाइना ने। ये सिर्फ अभी बात की शुरुआत हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाषा का ध्यान रखिएगा। चाइना जो है बहुत केयरफुल रहता है भाषा के इस्तेमाल में। तो चाइना ने आज भी ये नहीं कहा है कि जब भी यूएनएससी रिफॉर्म पे वोट होगा, हम भारत के रास्ते में नहीं आएंगे। ये सिर्फ लैंग्वेज की सॉफ्टनिंग है। चेस बोर्ड वही है, बस मूव्स का स्टाइल बदला है। तो ये सॉफ्टनिंग क्यों, और अभी क्यों, इस टाइम पे क्यों? ये टाइमिंग क्या है? दिल्ली बीजिंग के रिलेशंस जो गलवान के बाद से वो बड़े लो पॉइंट पर थे दोस्तों। दोनों साइड्स पर पीस और ट्रैंक्विलिटी, ये सब दोहराते हुए ट्रेड, वीजा, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इनको धीरे धीरे नॉर्मलाइज करने की कोशिश दोनों देश करते रहे हैं। भारत की तरफ से क्लियर मैसेज रहा है, बॉर्डर पर शांति के बिना कोई रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकती। ये बात जयशंकर जी ने न जाने कितनी बार कही होगी उस टाइम पे। अब इस बैकड्रॉप में जब चाइना ये कहता है कि वो भारत की यूएनएससी की एस्पिरेशंस को समझता है, रेस्पेक्ट करता है, और 3 ऑडियंस को सिग्नल दे रहा है यहां से, वो बड़ा साफ साफ। वो ऑडियंस क्या है दोस्तों? सुनिए। दिल्ली को ऑडियंस दे रहा है, दिल्ली को टारगेट कर रहा है। कैसे? हम आप पर जो डोर बंद करने को तैयार नहीं है, हम आप पर कोई दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, नेगोशिएशन करना चाहते हैं। कुछ स्पेस जो है नेगोशिएशंस के लिए कंटिन्यूअसली खुला हुआ है। यह मैसेज जाता है चाइना का दिल्ली को। दूसरा जाता है वाशिंगटन को, यूरोप को, वेस्ट को। वो क्या है? कि भाई, इंडिया कंप्लीटली हमारे खिलाफ कैंप में नहीं है, हम भी थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, और हम ब्लॉकर्स नहीं हैं, हम और भारत एडवर्सरीज नहीं है। हम आपस में बात कर रहे हैं और चीजों को आपस में मिलकर ठीक कर सकते हैं। ये बात कह रहा है चाइना अमेरिका को और यूरोप को। ये संकेत है यहां पर। आगे देखिए। तीसरा, डोमेस्टिक चाइनीज ऑडियंस को, क्या मैसेज जा रहा है? कि हम साउथ एशिया में भी एक जिम्मेदार बड़ी ताकत की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सिर्फ नो 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 वाला विलन नहीं है जो हर बात के लिए मना करते हो। ऐसा विलन हम नहीं बनना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि कल सवेरे दोस्तों चाइना जो है वो अपनी सपोर्ट पूरी तरह से भारत के लिए खोल देगा। यूएनएससी जैसी जगहों पर हर परमानेंट मेंबर, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, हर परमानेंट मेंबर अपने पास मैक्सिमम बार्गेनिंग का एक चिप रखना चाहता है, और भारत की सीट सबसे बड़ा चिप है। यानी चाइना भी वही कर रहा है। लैंग्वेज को सॉफ्टन करके, नरम बना के गुडविल बिल्ड करना, लेकिन फाइनल वीटो का जो कार्ड है वो अभी भी अपनी जेब में रखना, है ना?
तो यूनाइटेड नेशन वाली जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टोरी है उसको यहाँ रोकते हैं। अब चलते हैं जरा पाकिस्तान, बात समझिए वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ जो हो रहा है वो इस सॉफ्टनिंग को समझने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ बेसिक चीजें आसान कर लेते हैं ताकि फिर कोई बात बीच में रह ना जाए। सर्कुलर डेट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। पाकिस्तान की बिजली व्यवस्था में एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसे सर्कुलर डेट कहते हैं। साधारण भाषा में सरकार बिजली बनवाती है, लोगों को बेचती है, इंडस्ट्रियल यूजर को देती है, लेकिन चोरी है, लाइन लॉसेस हैं, सब्सिडीज हैं और खराब बिलिंग की वजह से पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं यानी आईपीपीज जिनको कहते हैं, उनसे सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कैपेसिटी पेमेंट, यानी कि आईपीपीज की जो कैपेसिटी है जितनी वो जनरेशन करते हैं उसको चाहे वो आप उनसे लें या ना लें, उसे सरकार को पैसा देना पड़ता है। तो जब सरकार की वसूली कम है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरा पेमेंट करना पड़े तो बीच में एक गैप बनता है। ये गैप होता है अनपेड बिल्स के रूप में आईपीपीज पर। और फिर होते हैं फ्यूल सप्लायर्स, यानी बैंक घूमता रहता है साल दर साल ये जुड़कर। अब ये जो रुपए है वो 5.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए, 5.4 ट्रिलियन से ज्यादा का सर्कुलर डेट बन चुका है। तो अब जो चाइनीज आईपीपीज हैं उनकी खास टेंशन क्या है? सीपीईसी के तहत जो कई बड़े कोल और एनर्जी के जो पावर प्लांट्स थे चाइनीज कंपनी ने वो लगाए, और वो हैं इन्हीं को कहते हैं आईपीपीज। इनके साथ में चाइना ने एक पाकिस्तान ने इनके साथ में एक लॉन्ग टर्म पावर परचेज का एग्रीमेंट किए। और इन तमाम कंपनियों से जो एग्रीमेंट किए गए, करीब करीब 30 पार्टियां हैं, ये 30 कंपनियां हैं ऐसी। तो उनमें क्या कहा गया? उनमें कहा गया टेक और पे, यानी कि कैपेसिटी पेमेंट का मॉडल है। प्लांट चालू हो या ना हो, कैपेसिटी चार्ज पक्का है, फिक्स है और वो पे होना ही होना है। आई मीन ये फूहड़ किस्म की टर्म है, लेकिन है। पाकिस्तान से आप उम्मीद क्या करते हैं? डॉलर लिंक्ड रिटर्न्स, यानी कि जो तमाम पैसा देना है वो डॉलर में देना है, रुपए में नहीं देना है। पेमेंट जो होगी वो डॉलर में होगी। और उसके ऊपर प्रोटेक्शंस है। प्रोटेक्शंस किस तरह के हैं कि अगर ताकि चाइनीज इन्वेस्टर को जो प्रॉफिट है वो गारंटीड रहे, उसमें कोई कमी ना होने पाए। प्रॉब्लम ये हुई कि डिमांड उतनी तेज बढ़ी नहीं और जो बिलिंग रही वो कमजोर। सर्कुलर डेट एक्सप्लोड कर गया। अब हालत ये है कि अकेले चाइनीज आईपीपीज जो हैं उनके करीब 500 बिलियन रुपए जो है वो पेंडिंग है। 500 बिलियन पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तानी चाइनीज आईपीपीज को पेमेंट होनी है। और ओवरऑल जो कैपेसिटी पेमेंट है वो लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर क्या कहती है, ये क्या चाहती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि लेट पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया जाए और डिस्काउंट मिले। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टर्म्स हैं वो बड़ी जो कठोर है, तो पाकिस्तान ये भी चाहता है कि उन टर्म्स को सॉफ्टन किया जाए। रिटर्न्स और जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उन पे प्रेशर कम पड़ा किया जाए, उन प्रेशर को कम किया जाए। नाउ जो चाइनीज आईपीपीज हैं और बीजिंग चाइना का जो जवाब है इस पे वो क्या है? वो कहते हैं कि ये सब टर्म्स जो हैं वो शुरुआत में पाकिस्तान ने खुद साइन किए हैं, हम सिर्फ उस एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं। तो भैया उस पैसे से बचने की कोशिश न करें, ये बात कह रहा है चाइना पाकिस्तान से। फिर सरप्लस या पेनल्टी को माफ करना इतना आसान नहीं है। क्यों? इससे जो चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम है या जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है यहाँ पे चाइना के कहने पर इन्वेस्ट करने का, वो हर्ट होगा। और यहाँ पर भी फिर वही कहानी आ जाती है, नैरेटिव दोस्ती का, बिहेवियर बिजनेस का। ये है चाइना की कहानी वहां पाकिस्तान में। तो अब आते हैं दोस्तों हम उस प्रोजेक्ट पर जिसे कहते हैं ML1। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट है क्या? ML1 यानी मेन लाइन 1। ML1 मेन लाइन 1 पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है। ये जाती है कराची से पेशावर तक। सीपीईसी के तहत प्लान ये था कि चाइना इस पूरी लाइन को अपग्रेड करेगा, नई पटरी, बेटर सिग्नलिंग, हायर स्पीड, और इसके अलावा जो तमाम बीच में पुल पड़ते हैं वो सुरक्षित होंगे, माल और यात्रियों की जो मूवमेंट है उसको तेज किया जाए। शुरू में इसकी जो कॉस्ट थी वो रफली 6 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास मानी गई, लेकिन सालों के डिले, स्कोप चेंज, इन्फ्लेशन, इन सब की वजह से अब जो नया एस्टिमेट आया है वो 10 बिलियन से ज्यादा पहुंच गया है। पाकिस्तान पहले ही कर्जे में, आईएमएफ और फिस्कल क्राइसिस में फंसा हुआ था। ऐसे में बीजिंग के लिए सवाल क्रुशियल हो गया
कि भाई क्या इतना पैसा यहाँ पर लगा के कोई रिटर्न भी होगा? इतना बड़ा लोन जो है वो दे भी दे तो जो रीपेमेंट है उसकी वो रियलिस्टिकली पॉसिबल कैसे होगा? इसीलिए चाइना ने लोन टर्म पर बहुत कॉशियस अप्रोच रखी और क्लियर 85% फाइनेंसिंग की जो कमिटमेंट थी उससे पीछे जाना शुरू कर दिया। पीछे कि भाई इतनी पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे, 85% का पेमेंट हम नहीं करेंगे और प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट को धीरे धीरे ऐसी हालत में ले आया कि पुश करने से हाथ खींच लिया। उसने कहा भैया हम इसमें हैं ही नहीं, हमने जाना ही नहीं इस प्रोजेक्ट में। अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान ML1 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे मल्टीलैटरल लेंडर से पैसे ले रहा है। करीब $7 बिलियन तक की उसने फंडिंग मांगी है क्योंकि चाइना ने जिस तरह का बड़ा और लंबे समय वाला लोन चाहिए था उस पर आगे बढ़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की टेक्निकल कहानी नहीं है मित्रों, ये दरअसल पॉलिटिकल सिग्नलिंग भी है। जिस ML1 को CPEC फ्लैगशिप और चाइना पाकिस्तान दोस्ती का सिंबल बना रहा था, वो अब एक क्लासिक कप इन हैंड मोड में ADB के पास जा रहा है। कुछ नहीं हो पाया उसका चाइना के साथ में, यानी बीजिंग पाकिस्तान को लेकर रिस्क टेकिंग में अब उस तरह से लिबरल नहीं रह गया जैसे पहले कभी हुआ करता था। एक और कहानी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये कहानी है जो पाकिस्तान के एलीट सर्कल्स में बड़ी चुपचाप चल रही है। वो क्या है? पाकिस्तान ने चाइना से रिक्वेस्ट ये की कि कुछ जो बड़े कर्जे हैं उनकी रीपेमेंट की डेडलाइन जो है वो 2031 से बढ़ा के 2037 कर दी जाए। साधारण भाषा में कहा जाए तो 6 साल और दे दो क्योंकि अभी हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है, तो थोड़ा और जगह मिल जाए। पब्लिकली जो रिपोर्ट्स हैं उसमें आप देखेंगे कि इस्लामाबाद पर बार बार $3.4 बिलियन इस तरह के लोन की रीशेड्यूलिंग की बात की गई है। 2-2 साल के लिए कई बार किया गया है, रोल ओवर किए गए हैं, शॉर्ट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की गई हैं और बीजिंग इनको धकेलता भी रहा है, चलाता भी रहा है कि कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म 2031 से सीधे 2037 तक जंप करने की जो रिक्वेस्ट है उस पर चाइना का टोन बहुत सख्त है और उसने साफ ये संकेत दे दिए हैं कि इनडेफिनेट पार्किंग लॉट की तरह से हम पाकिस्तानी कर्जे को अपनी बैलेंस शीट पर 6-6 7-7 साल के लिए एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। तो आपको ऑन रिकॉर्ड क्या दिखेगा? आपको एक एक साल का एक्सटेंशन, शॉर्ट टर्म रोल ओवर, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जगहों पर मैसेज ये है कि इससे ज्यादा फार आउट रीस्ट्रक्चरिंग बीजिंग अब उसमें कंफर्टेबल नहीं है। यानी जो पाकिस्तान का सपना था कि चाइना 2037 तक सब पुश कर देगा कर्जों को, वो धीरे धीरे अब सच्चाई से टकरा रहा है। इससे तस्वीर क्या बनती है? शॉर्ट टर्म में चाइना पाकिस्तान को कलेप्स से बचाने के लिए रोल ओवर दे रहा है। लॉन्ग टर्म में भी वो ये सिग्नल दे रहा है कि हर चीज इंडेफिनिट नहीं चलेगी, हमेशा के लिए नहीं बनी रहेगी। आपको खुद अपने पेनफुल रिफॉर्म्स करने होंगे और कड़े फैसले करने होंगे। तो दोस्तों, अब बात पैसे से निकलकर सिक्योरिटी पे आ जाती है क्योंकि चाइना के लिए भी उतना ही क्रिटिकल है। CPEC प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ सालों से जो चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे थे, वर्कर्स काम कर रहे थे, उन पर कई गंभीर अटैक हुए हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। तो कई जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं वो ये दिखाती हैं कि इन इंसिडेंट्स की वजह से बीजिंग की फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है। न सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे प्रेशर आया है, बल्कि जो चाइना इंटरनल जो इंटेंशनली भी अब ये डिबेट कर रहा है, इंटरनली पाकिस्तान चाइना के अंदर भी ये डिबेट हो रही है कि अपने प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा पर हम ज्यादा कंट्रोल लें या नहीं। पब्लिकली पाकिस्तान ने ये लाइन रिपीट की है कि CPEC में कोई चाइनीज मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं है और इस पर सॉवरेनिटी के कंप्रोमाइज की भी बातें की जाती हैं कि भाई हम कोई सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, प्योरली इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन है। लेकिन जमीन पर बीजिंग की जो शिक्षा जो चिंता है वो सिर्फ सॉवरेनिटी वाली नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स भी नहीं, एक और चीज है। अगर चाइना अपने सिक्योरिटी पर्सनल को ओपनली पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय करता है तो अमेरिका, वेस्ट, इनको बहुत बड़ा सिग्नल जाएगा कि बीजिंग पाकिस्तान में क्वाजी मिलिट्री फुटप्रिंट बना रहा है और इससे वॉशिंगटन और ज्यादा नाराज होगा। यानी पाकिस्तान को दोनों तरफ अपने पलड़े बैलेंस करने हैं। चाइना को यह दिखाना है कि हम तुम्हारे लोगों के लिए और प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी को गंभीरता से ले रहे हैं, तुम्हारे लोगों की सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं। और अमेरिका को यह सिग्नल नहीं देता है कि हम चाइना की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे घुस गए हैं, कि हम चाइना की गोद में बैठ गए हैं बेसिकली। और यही वजह है कि इस्लामाबाद के लिए ये डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। क्या चाइना का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन जो चाइनीज बूट्स हैं वो ऑन ग्राउंड ओपनली एक्सेप्ट करने पर अब
अमेरिका या पश्चिम की जो नर्वसनेस है वो बढ़ जाएगी। इसलिए उसको इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है कि दोनों में से कोई नाराज ना हो। बीजिंग की नजर से देखें तो सिक्योरिटी और कर्जे दोनों मिलकर पाकिस्तान को एक हाई रिस्क एसेट बना रहे हैं, जहां दोस्ती की भाषा है, लेकिन हर एक नए कदम से पहले अब वो 10 बार रिस्क और रिवार्ड को कैलकुलेट कर रहा है कि क्या खोना है, क्या पाना है, हम क्या इन्वेस्ट करेंगे, उस पे हमको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या मिलेगा। अब इन दोनों की कहानी को अगर साथ-साथ रखें, तो देखें चाइना की बड़ी तस्वीर निकलती है। वो क्या है? भारत के साथ जो उसके संबंध हैं। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर पहली बार चाइना बोलता है कि चाइना अंडरस्टैंड्स एंड रिस्पेक्ट्स इंडियाज़ एस्पिरेशंस। इस तरह की सॉफ्ट लाइन लेता है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बॉर्डर पर शांति की बातें होती हैं, व्यापार बढ़ने की बातें होती हैं, वीज़े खुल रहे हैं, ओवरऑल स्थिरता आ रही है संबंधों में। और फिर देखिए जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत आगे बढ़ जा रहा है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गहरा रही है। इनफैक्ट दोनों तरफ जानते हैं लोग कि जो क्लोज डीकपलिंग है वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। भारत जो है चाइना से अपने आप को अगर ये समझा जाए कि डीकपल कर रहेगा, डीकपलिंग नहीं हो रही। इन सब के बीच में एक और चीज देखिए, अभी जब हमारे ऊपर टैरिफ का बम फोड़ा गया ट्रंप की तरफ से, तो हमारे साथ क्या हुआ? ट्रंप के बम फोड़ने के बाद में जिस तरह से रशिया ने हमारे साथ जो यूरेशिया की बाजार खुलवाए, चाइना ने अपना बाजार खोला भारत के लिए कि जो आपका माल है आप यहाँ भेजिए, अमेरिका नहीं जा रहा है तो। और ये तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने में, सामान्यीकरण करने में बहुत भूमिका अदा कर रही थी। अच्छा, इसी बीच में चाइना पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? सर्कुलर डेट का जो पूरा पहाड़ है, जिसका मैंने बताया आपको 2 ट्रिलियन का, उसमें जो चाइनीज़ आईपीपीज़ का हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा है। यानी 500 से ज़्यादा बिलियन रुपए का ड्यू है वहाँ पे। 2 ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी पेमेंट फँसी हुई है। फिर जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनमें जो टर्म्स हैं, वो बड़ी हार्श आ रही हैं। जहाँ पाकिस्तान नरमी चाहता था, चाइना वहाँ पे नरमी नहीं दे रहा है। ML1 पर चाइना पीछे हट गया है और अब एडीबी से फंडिंग हो रही है उसकी। लोन के ऊपर शॉर्ट जो रोल ओवर है वो चल रहे हैं, लेकिन 31 से 37 जैसी जो लंबी जंप मारने वाली बात थी, वो उस पे चाइना ने मना कर दिया है। अब जो सिक्योरिटी अटैक हो रहे हैं चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, और पाकिस्तान की जो चाइना अमेरिका की जो बैलेंसिंग की मजबूरी है, वो सब भी कहीं चाइना को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसमें लेंस क्या बनता है? लेंस ये है दोस्तों कि भारत के लिए चाइना का लेंस क्या है? भारत के लिए जो चाइना का लेंस है वो है एक बड़ा राइजिंग पावर भारत, लॉन्ग टर्म कंपटीटर, बिल्कुल सही, जिसे पूरी तरह से पुश करना चाइना के लिए भी रिस्की है और पूरी तरह से एम्ब्रेस करना भी खतरा है ना? इसीलिए कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट्स हो रही हैं, सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, पॉजिटिव सिग्नल दिए जा रहे हैं, लेकिन कोर कार्ड खुली छूट देना कि हाँ जी हम आपको यूएनएससी में या आपकी सपोर्ट करेंगे, वो कार्ड चुपके से अभी भी जेब के अंदर है, दिखाया नहीं जा रहा है। पाकिस्तान के लिए लेंस क्या है? पाकिस्तान के लिए एक हाई रिस्क क्लाइंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी रिस्क है, कर्जे का खतरा है, जहां पर बीजिंग अब आपसी प्यार से ज्यादा समझौतों की बात कर रहा है, एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है, कोलेटरल्स की बात कर रहा है और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डिसीजंस ले रहा है, फैसले ले रहा है। तो दोस्तों असली खेल क्या है? असली से खेल ये कि क्या चाइना जो है वो वाकई बदल रहा है? क्या चाइना वाकई बदल रहा है? ये है असली सवाल। तो आइए मूल सवाल पर चलते हैं। अगर हम सिर्फ भाषा पे ध्यान दें तो जवाब होगा हाँ, बीजिंग की भाषा बदल रही है। भारत के लिए पहली बार खुलकर कहा गया है कि चाइना अंडरस्टैंड्स एंड रिस्पेक्ट्स इंडियाज यूएनएससी एस्पिरेशंस। ओके, स्टेटमेंट्स में बॉर्डर में पीस की बात की जा रही है, ट्रेड स्टेबलाइजेशन की बात की जा रही है, पॉजिटिव टोन इस्तेमाल की जा रही है। तो अगर आप बिहेवियर पे ध्यान दें, पैसे पर ध्यान दें, तो आपको जवाब कुछ अलग मिलेगा। यानी पाकिस्तान के लिए अनकंडीशनल फाइनेंसिंग का दौर जो है वो लगभग खत्म हो रहा है। ML1 जैसे प्रोजेक्ट को अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे मल्टीलेटरल बैंक के हवाले कर दिया गया है। चाइना की जो आईपीपीज हैं उन पर टफ लाइन आ रही है, सर चार्जेस लग रहे हैं, रिटर्न पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, और फिर जो कर्जे हैं उन पे शॉर्ट रोल ओवर दिए जा रहे हैं, लंबी 31 से 37 जाने वाली कि भाई 2031 का जो लोन है वो 37 में पे कर लो, वो वाले जो जंप है वो मना हो गए हैं। बिग पिक्चर अगर आप देखना चाहें तो उसमें मेरा पढ़ना यह है दोस्तों कि चाइना का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो नहीं बदला है। यानी एशिया में मैक्सिमम इन्फ्लुएंस और लीवरेज रखना।
अमेरिका को बैलेंस करना, अपने पड़ोस का जो माहौल है एशिया में, उस नेबरहुड में फाइनल आर्बिट्रेटर बने रहने की कोशिश करते रहना। हाँ, इसके लिए उसकी जो स्ट्रैटेजी और टोन ज़रूर बदल रहे हैं। भारत के साथ में कंट्रोल्ड सॉफ्टनिंग की जा रही है। नरमी जो है, एक नियंत्रित किस्म की नरमी है। पाकिस्तान के साथ में कंट्रोल्ड हार्ड बार्गेनिंग हो रही है, एक कड़ाई आ रही है। एक तरफ वो दिल्ली को सिग्नल दे रहा है कि हम पूरी तरह आपको नहीं ब्लॉक करने वाले, हम अपने साथ आपके साथ में बातचीत करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को बता रहा है कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन अब से हर एक डॉलर का हिसाब भी होगा। तो मित्रों, ऐसे में जो चाइना की ये नई लाइन है कि अंडरस्टैंड्स एंड रिस्पेक्ट्स इंडियाज एस्पिरेशंस फॉर यूएनएससी मेंबरशिप, ये सच्चा बदलाव लगती है आपको या फिर सब शब्दों की जुगलबंदी? और जो पाकिस्तान वाला चैप्टर है, वहां पर जो एमएलएन जैसे प्रोजेक्ट्स हैं या जो एमएलएन कह रहा हूँ, एमएल1 बेसिकली, और अब चाइना की जगह पर जो एडीबी से फंडिंग आ रही है, इसके चलते सर्कुलर डेट, चाइनीज आईपीपीज और लोन्स की जो 31 से 37 वाली जो टग ऑफ वॉर चल रही है, आपको क्या लगता है? क्या बीजिंग यहां से दूरी बनाएगा या आखिर में फिर से वही आयरन ब्रदर वाला जो नैरेटिव है उस पर वापस घुस जाएगा? अपने कमेंट्स में बताइएगा। तब तक मैं लेता हूं आपके अपने कमेंट्स जो आपने आज किए हैं। आइए, तो चंदन भाई हमारे साथ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग चंदन भाई। और कृतिका बेटा नमस्ते। धनंजय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या सही में चाइना सपोर्ट कर रहा है? कर रहे हैं हमारे धनंजय भाई, क्या सही में चाइना सपोर्ट कर रहा है यूएनएससी मेंबर के लिए, नहीं तो सिर्फ शब्दों का खेल खेल रहा है? अब देखो धनंजय भाई, ये बात तो जब हो तो आपके जाट मरा तब जानिए सामने जब कोई चीज हो तो पता लगे, अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन ये सॉफ्टनिंग जो है ये महत्वपूर्ण है। और मुझे ये लगता है अगर हम यूं सोच कर देखें कि दरअसल फायदा किसका है इस सब में, तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इकोनॉमिकली हम चाइना से compete नहीं कर रहे हैं, हम कर नहीं सकते हैं। इकोनॉमी का जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। हम तो भी 4 बिलियन की इकोनॉमी है। वो यू नो वो कहाँ पहुंचे हुए हैं और हम कहाँ पहुंचे हुए हैं? 4 ट्रिलियन पे खड़े हो, वो पहुंचे हुए हैं 20 पे, ये 27 पे, बल्कि 27 पे। तो बड़ा फर्क है। हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है अभी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे अब जो मोदी जी जोर दे रहे हैं, ये पहले वाली सरकारों ने दिया ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग पर हम लोगों ने कभी बात ही नहीं की। तो अ, मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल कोट किया है ना कि हमारी जो स्वीडन से जो बोफोर्स गन ली थी राजीव गांधी के टाइम पे, तो उसमें पता नहीं कैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने अच्छा काम किया था कि मैन्युफैक्चरिंग की टर्म डाली हुई थी। कभी हमने बात ही नहीं की। अभी खरीदते रहे, आज तक खरीद रहे हैं, कभी नहीं मैन्युफैक्चर किया। तो अब तो बात ही खत्म हो गई। अब तो क्या कहना उसका, बोफोर्स का, कहानी खत्म हो गई अब तो। इधर भारत जो है लॉन्ग टर्म वॉर के लिए तैयार हो रहा है और इधर चीमा का एनालिसिस पाकिस्तान इंडिया शॉर्ट वॉर भी कर रहा है। पागल है उसको, क्या आप गंभीरता से ना लिया करें उसको। हंसी मजाक के लिए ठीक है, गंभीरता के लिए बेकार है। महेश जी, कुड दिस बी ट्रांजेक्शन पीरियड ऑफ पावर फ्रॉम यूएसए टू चाइना? राम भाई, हमारे भारतीयों में ये बात कहने में बुरी लगेगी, लेकिन सच यही है कि ये हो रहा है। और मैं ये भी नहीं मानता कि आने वाले समय में चाइना कोई अकेली सुपर पावर बन के रह जाएगा। ऐसा भी नहीं है। अगर अमेरिका लुढ़कता है, जो कि लुढ़केगा नजर आ रहा है, तो अकेले चाइना नहीं बल्कि और भी रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं, रशिया उनमें से एक है, और ये सब आगे आएंगे। इनकी इकोनॉमीज में फर्क आएगा, तेजी आएगी। और जो दूसरी कंपनियां हैं और देशों की, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की इस समय बहुत सारी कंपनियां हैं जो रशिया जाने को तड़प रही हैं। सवाल ये है कि रशिया आने नहीं दे रहा है। टर्म्स कंडीशंस जो है वो बड़ी कड़ी लगा रहा है, क्योंकि ये वही कंपनियां हैं जो कभी रशिया छोड़कर भागी थी यूक्रेन वॉर के टाइम पर। तो अब रशिया उनको उस तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा है। तो आप ये देखिए कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो हो रहा है ये तो तय है। दुनिया बदल रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ जैसे डॉलर का ही डी-डॉलराइजेशन है, ऐसा नहीं है कि कल होने जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसमें लग जाएँगे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाएँगे, मगर ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी सामने, आँखों के सामने बनता हुआ देख रहे हैं एक नया इतिहास, एक नई दुनिया, बेसिकली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। सर, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, इंटरनेट इतना महंगा है कि कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती। 65% बच्चे अनपढ़ बैठे हैं और मिलिट्री बजट बढ़ रहा है। जी, मिलिट्री बजट उनका इस बार 20% बढ़ गया है, मगर आपको हंसी आएगी, एक बात आपको सुना देता हूँ। 3 दिन पहले नजम सेठी साहब जो है वो कहानी सुना रहे थे। कह रहे थे
कि ये जो आईपीपी बिजली पैदा करते हैं और हमारी चूँकि हम दे नहीं पाते हैं, हमको पेमेंट करनी पड़ती है इन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, और बिजली इनकी जो पैदा होती है वो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कोई जगह ही नहीं है जहाँ इस्तेमाल हो। तो क्यों ना हम जो है वो डेटा सेंटर्स खोल लें। जैसे इंडिया में खुलने जा रहे हैं, गूगल खोल रहा है, तो हम अमेरिका से बात करें, अमेरिका को ऑन बोर्ड लें और पाकिस्तान के अंदर डेटा सेंटर्स खोल दें और उन डेटा सेंटर्स में ये बिजली सप्लाई कर दें। तो अमेरिकन कंपनियाँ जो आएँगी, वो कंपनियाँ हमको इस बिजली के पैसे भी ज़्यादा देंगी, है ना? और ऐसे में चाहे सर्कुलर डेट है वो खत्म होगा हमारा, हमारी कुटी में पैसे ज़्यादा आएँगे और ये और वो। अब इसको कहते हैं मूर्खता और इसको कहते हैं गँवारों की दुनिया, इसको कहते हैं कि जाहिल होना, यू नो नज़्म सेठी जाहिल हो तुम। पूछो क्यों? अगर खाली इंटरनेट खोला होता और देखा होता कि डेटा सेंटर्स के लिए क्या कुछ चाहिए होता है, तो ज़रा पूछो बेटा तुम्हारे कूलिंग प्लान्स को पानी बड़ा चाहिए होता है। डेटा सेंटर को जो पानी चाहिए होता है, वो तो तुम्हारे अगले महीने से खेतों के लिए पानी नहीं है। अप्रैल के महीने से जो खरीफ की फसल आने वाली है, उसके लिए तुम्हारे पास पानी नहीं है। बेटा इस साल नजम सेठी तुमको तो इस साल खाने-पीने के लाले पड़ने वाले हैं। ग्रेन की मुश्किल आने वाली है। किसानों की सिंचाई का पानी नहीं होगा और इस पर एक और खबर सुन लो, जो मैंने अभी स्क्रिप्ट में आपको नहीं लिखी थी, ना बताई, वो बता देता हूँ। चाइना ने इंटेलिजेंस शेयर की है पाकिस्तान से और ये मुझे एक किसी किसी डिप्लोमेट ने ही बताई है, सर्विंग डिप्लोमेट ने बताई है। उनका ये कहना है कि चाइना की तरफ से मैसेज जा चुका है पाकिस्तान को कि ये जो आप रोज धमकी देते रहते हैं भारत को कि हम मिसाइल मार देंगे तुम्हारे बांध के ऊपर, डैम के ऊपर, और हर डैम पे मिसाइलें मार देंगे पानी की कमी करोगे तो। उन्होंने कहा, कहीं मार मत देना, क्योंकि इंटेलिजेंस ये है कि फिर पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। और उसके पीछे कहानी क्या है? आपको क्या लगता है पानी का कोई रास्ता एक होता है क्या? जब पानी फैलेगा तो उस पूरे रीजन में जाएगा। क्या चाइना का बॉर्डर नहीं है नजदीक में? ये जब बांध टूटेंगे तो पानी क्या कोई सीमा देख के जाएगा कि इधर चाइना का बॉर्डर, इधर नहीं जाना, इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर जाना है? ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा भैया पाकिस्तान नाम की चीज नहीं रहेगी और हमारे पास इंटेलिजेंस ये है कि ऐसे में भारत क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। तो फिर इसलिए जरा ये मिसाइल विसाइल की धमकी कम दिया करो, क्योंकि कर नहीं पाओगे तुम, कहीं गलती में कर मत लेना। ये उनको दिया जा चुका है कि भाई ये चाइनीज इंटेलिजेंस की खबर है। एनीवे आगे चलते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग आयशा बेटा। एंड देन चंदन, हम चलते हैं चंदन की तरफ। क्या करें चंदन? सर मुझे तो बस ये दिख रहा है कि चाइना को पाकिस्तान के साथ काम करके फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई दो राय नहीं। ऊपर से अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया है, बिल्कुल। और आप ये सोचिए ना किन इलाकों में, वो इलाके जहाँ पर चाइना पैसे लगाए बैठा है, गवादर लगाया है उसने, वहाँ पे बलूचिस्तान बनाया है, ये जाके जो अपना मुल्ला मुनीर है, वो अमेरिका को लाकर वहाँ बिठाना चाह रहा है। और मजे की बात क्या है, उसी पसनी में उनका बेस बनवाना चाह रहा है, जहाँ पे अभी बलोचों ने अटैक किया है। उन्होंने संकेत दे दिया बड़ा साफ कि बेटा आओ अमेरिका, तुमको यहाँ हमारे कब्जे में हो, तुमको यहाँ मारेंगे हम। तो वो भी खतरा पूरा बना हुआ है अमेरिकन के लिए। तो ये किस्सा है। आगे देखिए तो चंदन का आखिरी कमेंट आया हुआ है, सर चाइना के बाद तो हम ही लोग होंगे नेक्स्ट सुपर पावर, बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरी। मगर वो कहानी बहुत लंबी है दोस्त, बहुत लंबी कहानी है। क्योंकि चाइना के की बराबर की मैन्युफैक्चरिंग पर आपको आने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो हमारे लाइफ टाइम से आगे है, मैं ईमानदारी से आपसे कहूँ। सच्चाई ये है कि जिस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग का उनका स्टैंडर्ड है, हमको अभी वहाँ आने में बहुत काम करने पड़ेगा। आपके जैसे जो यंगस्टर्स हैं, उनको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। और सच्चाई ये है चंदन कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स जिस तरह सोच रहे हैं, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो ये भी मेरा मानना है। एनीवे, और राम भाई आगे कह रहे हैं ट्रम्प जस्ट फास्टन सही बात है राम भाई, ये बात दुनिया भर कह रही है। जो आप कह रहे हैं ना, ये बात इस समय पूरी दुनिया कह रही है कि भाई होना तो एक दिन ये सब कुछ था ही। हर एक एम्पायर के साथ ऐसे ही होता है। हर एक एम्पायर में कोई ऐसा बौला एक आता है और उस एम्पायर का भट्टा बिठाने के लिए बस कहते हैं ना, एक ही उल्लू काफ़ी होता है, लेकिन हर शाख पे उल्लू बैठा है यहाँ तो, क्या कहें? अ से पाकिस्तानी मौका ढूँढ रहे हैं कि बलूचिस्तान के मिनरल्स को किसी तरह बेचें। हाँ, मगर कौन अलाउ करेगा? सवाल ये है ना, कौन अलाउ करेगा? और दूसरी बात ये भी है कि जब कभी पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहा है, अब तो उन्होंने यूएई का भी नाम लगा दिया है। यूएई भी कह रहा है बलूचिस्तान में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनका पोर्ट नहीं चलेगा हमारे गवादर के सामने। आप ज़रा सोचो कि चाइना और यूएई के कैसे संबंध हैं? अगर तुम्हारे गवादर से यूएई को दिक्कत है, तो चाइना उनको पुश नहीं कर सकता था, पर चाइना तो नहीं पुश कर रहा है। और वैसे गवादर है किसके पास? चाइना के पास, अगले 99 साल के लिए।
तो फिर तकलीफ किसको होनी चाहिए? पता नहीं। एनीवे तो मित्रों ये है वो कहानी और ये कहाँ से बेचेंगे बलूचिस्तान के मिनरल्स को? जी, फोटो एडिटर भाई राम, राम। और बिल्कुल, नजम सेठी का तो मतलब बुरा हाल है इस समय पे। जब से उसके वीज़ा बना हुए हैं, तब से वो बौलों की तरह से न जाने क्या-क्या बोलता रहता है। अभी भी वो ट्रंप की तारीफ़ कर रहा है, कल रात को भी, कि देखो ट्रंप ने नया चाल चल दिया है, भारत फँस गया है, मोदी गया काम से। वो साल भर से यही बातें बोल रहा है, बदतमीज़। एनीवे कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। सो मित्रों, आप सभी का सुबह अरे! राम भाई हमारे साथ कुछ कह रहे हैं। महेश जी, इट सीम्स बीएलए इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, पाकिस्तान आज वीकर मारे जा रहे हैं। अब तो इनके ऑफिसर मारे जाने लगे, जो पहले नहीं होता था। पहले होता था कि जवान, अब तो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स जो है वो मारे जा रहे हैं। प्रायोरिटीज़ बदली हुई है ना। जब आप खाली पैसे-वैसे के चक्कर में लगे होंगे, तो मार खाएँगे ही, जाएगा ही आपका काम फिर। हर्ष भाई राम, राम। और चंदन कह रहे हैं सर, अगर हम वीज़ा खोल दें तो इंडिया में असाइलम लेकर नहीं, यहाँ काम कौन देगा साले को? मगर वो वैसे भी डबल सिटीज़न है उसके पास, आप जानते नहीं हैं चंदन? उसके पास यूके की सिटीज़नशिप भी है और यूके में उसका घर भी है। तो यू नो जैसे कि तमाम पाकिस्तानी एलीट का होता है, उसका भी एक घर वहाँ पे है और इसके अलावा भी और कहाँ घर है, कौन जाने, तो ही इज़ और इस समय तो जो सरकार है, वो उसके दोस्तों की है, नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ, तो कमाई तगड़ी है भाई। हर एक टीवी चैनल में बैठा होता है भाई, मस्ती मार रहा है इस समय। तो आप देख सकते हैं उसकी क्या हैसियत है। एनीवे तो मित्रों मिलता हूँ आपसे आज दिन में, अभी और दूसरे व्लॉग्स में आराम से हम और गपशप करेंगे क्योंकि आज विषय बहुत सारे हैं बात करने के लिए हमारे पास। तो और ना भूलिए आज बांग्लादेश में इलेक्शन भी हो रहा है, तो अभी हमें उस पे भी बात करनी है। मैं सोच रहा था कि थोड़ी-सी वोटिंग और बढ़ जाए, तो फिर उसपे हम बात करें ज़रा बांग्लादेश पे भी आज। महेश जी, इफ पाकिस्तान एंगेजेस इन एनी वॉर, व्हाट विल हैपन टू बलूचिस्तान? इंडिपेंडेंस, आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। हम दे हम लेके रहेंगे आज़ादी। अ, जी, आज जुनैद भाई आएँगे, बिल्कुल हर्ष भाई आज आएँगे और आपका वो जो आपने जो मेंबर्स ओनली प्रोग्राम कहा था, उसको भी आज रात को करेंगे। देर ज़रूर होगी हर्ष भाई क्योंकि पहले हम 10 बजे वाला जो रेगुलर प्रोग्राम है वो करेंगे, लेकिन उसके बाद में ये प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। ये आपसे वादा रहा। तो आज करेंगे हम। हमको चाहिए आज़ादी, बिल्कुल चंदन। सो ये आपसे वादा रहा कि आज हर्ष वो आएँगे जुनैद भाई और हम बात करेंगे इस पे। तो आपका काम आज हो जाएगा। मिलते हैं आज रात को, करेंगे उसको, ठीक है?